लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा अगर ना किया हो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास का टाइम 9 बजे का है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? अ टूरिस्ट हैज रिपोर्टेड एज फॉलोज। किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। अब ये क्या है वर्णन? भाई एक ट्रैवलर है, मान लीजिए एक टूरिस्ट है, उसने कुछ कुछ लिखा है, ठीक। उसको देख करके आपको समझना है कि किसी गांव के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये गांव कहां होगा, गांव निम्नलिखित में से कहां होना चाहिए, ये पूछा है। आई एम इन अ विलेज, यानी मैं एक गांव में हूं। हैवी रेन्स इज कॉमन फीचर एट दिस प्लेस। मैं एक गांव में हूं, यहां भारी वर्षा होना विशेषता है इस गांव की, सामान्य बात है। Hence the village have made their houses, villagers have made their houses almost 10 to 12 feet, that is 3 to 3.5 meters above the ground on the bamboo pillars। यानी जो बांस हैं, बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए हुए हैं लोगों ने। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है। अगर नॉर्मल जैसे मान लीजिए दिल्ली में घर हैं, अगर ऐसे होंगे तो अभी जो यमुना की स्थिति हुई थी तो डूब जाने वाली स्थिति बन जाएगी। क्योंकि वहां दिल्ली में कभी इतने सालों में ऐसा कुछ हो रहा है, वहां हर दिन या बहुत सामान्य बात है कि बारिश होती ही है, तो घर को क्या बनाना पड़ेगा? ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे बनाना पड़ेगा, ठीक है बात। द इनर साइड्स आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और बैम्बू पिलर्स से बनाया गया और वुड की ही है, लकड़ी की ही है इनर साइड्स भी। क्या कहेंगे? सिंपल आपको पता है, आंख बंद करके भी जवाब दे दो कि असम की बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अफसा। तो ये क्या बात हो रही है? असम की बात हो रही है। आसाम कई लोग बोल देते हैं, ठीक। असम की, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है ना, वहां मड और लाइम के हाउसेस बनते हैं, मतलब कोटेड जो होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पे आएंगे। उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, असम की बात हो रही है। जब भी आपको लगे ग्राउंड से ऊपर उठा करके आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही जिक्र है, और ये वाली विशेषता है भी सिर्फ असम की ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने कुछ स्टेटमेंट दिया। आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। अब कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो ऐसी जगह से आता है जहां रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा जो है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सामान्य बात थी, रोज बारिश होती है वहां, या मतलब कभी भी हो जाती है, लेकिन अब ये ऐसी जगह की बात हो रही है। यही डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। ऐसा ईवीएस के थ्रू आपको बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। यानी वर्षा जो है बहुत दुर्लभ है, स्कार्स है, बहुत रेयर होती है। इट इज वेरी हॉट टू, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। वर्षा कभी होती ही नहीं है तो गर्मी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। आर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, यानी जो मिट्टी के बने होते हैं घर। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो घर की दीवारें हैं वो मोटी हैं, ऑफकोर्स गर्मी है तो उससे बचने के लिए। एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, और किससे? मिट्टी से प्लास्टर्ड है, मिट्टी से पोत करके बनाई जाती हैं, ठीक। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, जो आपकी छतें हैं वो कंटीली झाड़ियों से बनाई जा रही हैं। अभी शुरुआत में जब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे थे घर दिखा करके, याद आ रहा है कुछ? तो थॉर्नी बुशेस है ताकि गर्मी कम आए, झाड़ियां ऊपर लगाई हुई हैं। समझ जाओ कहां की बात हो रही है। बिल्कुल 94% लोग सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो वर्षा नहीं है, गर्मी खूब पड़ती है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मड से, अब ये मड जो है ना, ये मनाली में भी आ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में भी आ जाएगा, ये लेह में भी आ जाएगा, तो ये राजस्थान में भी आएगा। तो मड से पोतना या प्लास्टर करना बहुत कॉमन बात है। बस मड के साथ छोटी छोटी चीजें ऐड होती जाएंगी, जो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको, कि ध्यान रखना है कि स्टेट बदल जाएगा जैसे मड का नेचर बदला प्लास्टर करने का। तो राजस्थान इज द राइट आंसर यहां पे, सिंपल बात। थॉर्नी बुशेस ध्यान रखिएगा, और ये मड से पेंट होता है, गर्मी बहुत है, बारिश नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के बच्चों को हम शेल्टर पढ़ा रहे हैं, और उनमें पूछताछ की जो ये प्रवृत्ति है, इंक्वायरी करें, क्वेश्चनिंग करें, ये कैसे डेवलप करेंगे बताइएगा। एक भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन लग सकते हैं बट यही रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। देखिएगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी इंक्वायरी डेवलप करनी है, क्वेश्चनिंग डेवलप करनी है, बच्चे में अन्वेषण विकसित करना है, पूछताछ की भावना आए उसमें। इसके लिए कौन सा तरीका सही है? पहला है, बच्चों को कहेंगे बेटा फोटोज कलेक्ट कर लो, चलो सही है। शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, फिर शेयर कर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, अलग अलग जगहों पे कैसे रहते हैं लोग, आश्रयों की पिक्चर शेयर कर दो, चलो ये भी बुरा नहीं है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा कहां नजर आ रहा है? सिंपल एक फंडा है पूरी पेडागोजी सॉल्व करने का, है ना। और क्या है वो? बच्चों को एक्टिव रखना है, और सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है वो देख लेना है, ठीक।
तो बात तो ये भी पॉजिटिव है, फिर भी डी ऑप्शन पढ़ेंगे। शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरह की पीपीटी हो गई, मतलब पीपीटी ही है पीडीएफ में कन्वर्टेड। तो डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री, एक पीपीटी में दिखा दोगे जैसे फोटो के थ्रू बदल बदल के एक स्लाइड शो में कि ऐसे ऐसे घर होते हैं अलग अलग जगह। सारे तरीके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट क्या है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो है सी ऑप्शन, कि बच्चे के खुद के अनुभव उसको दिलवाइए और जो भी उसने खुद अनुभव किया है उसको सुनाने के लिए कहिए वो चीज। तो सबसे बेस्ट ये हो गया है यहाँ पे। इससे क्या होगा, वो किसी साइट पे गया है तो 4 क्वेश्चन पूछेगा, वहां जो लोग काम कर रहे होंगे, है ना, उनके बारे में जानेगा, कैसे बनता है घर, या उसका कोई घर बना होगा उसकी फैमिली में उसने देखा होगा, उस पर चर्चा करेगा। तो जो उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो निकल करके आएगा। और लर्निंग मीनिंगफुल कब होती है, जब हम उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन जो है अलग अलग जगहों पे पूछा जा चुका है, तो भरोसा कुछ नहीं है कल को, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है, ये राजस्थान रीट में भी पूछा जा चुका है, ये और भी जगह पे आया है क्वेश्चन, और कल को पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट की बात एनसीईआरटी में हुई है ईवीएस के, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को पूछ ले, पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया, भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र, लीगल एज, है ना, कि भाई इतनी मिनिमम है, उसके बाद मैक्सिमम तो आप 99 साल में करो, आपकी मर्जी, मजाक कर रही हूं। तो मिनिमम लीगल एज क्या है ये पूछा है हमसे, बताइएगा फटाफट से। 18 साल एंड 21 साल। अब यहां पे बस एक चीज ध्यान से पढ़ लेना, यहां पे लिखा है मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, यानी पहला जवाब गर्ल्स का ढूंढना है। तो यहां पे अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो आंसर क्या हो गया, 18 साल मिनिमम है, और बॉयज 21 साल मिनिमम है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहां ऑप्शन नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है यही कहेंगे, 21 साल और 18 साल लिखा होता सबसे पहला ही ऑप्शन, तो आप उसको टिक नहीं कर देते। जिस ऑर्डर में पूछा होता है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिस ऑर्डर में एग्जामिनर ने पूछा है कि पहले कौन सी चीज पूछी है, उसी का जवाब पहले दिया जाता है। ठीक, बेसिक सी बात है, बट कई लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं, कई लोगों को लगे यार ये तो कॉमन सेंस है। तो भारत में लड़कियों और लड़कों, अगर लड़कों और लड़कियों लिखा होता तो उल्टा हो जाता, फिर 21 और 18 कह देते हैं हम, ठीक है ना। 1929 में ये एक्ट की बात शुरू हुई थी, उस समय पे जब ये बढ़ाई गई, तो इससे पहले लड़कियों की एज होती थी 15 साल और लड़कों की एज होती थी 18 साल। तो लड़कियों की एज बढ़ा करके 1976 के आसपास ये चीज आई थी, और 1978 से आई थिंक एनेक्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें तो ये 15 से 18 लड़कियों की उम्र और 18 से 21 लड़कों की उम्र, और 2021 से बात भी चल रही है कि लड़कियों की उम्र भी 21 साल कर दें मैरिज के लिए, बराबर ही हो जाए दोनों की। तो लेट्स सी वो कब हो पाता है, बट अभी जो लीगल एज है वो है 18 साल फॉर लड़कियों और 21 साल फॉर लड़कों, ठीक है ना, फॉर बॉयज। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। दूसरा इसके साथ क्या याद रखना है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है कि चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट कर सके हम, है ना, कि समय से पहले शादी कर देने, और गर्ल चाइल्ड के साथ ज्यादा हो रहा है, आज भी वो बालिका वधू याद आ रहा होगा आपको। तो ये सब चीजें बच सकें, राइट्स मिल सकें बच्चों को, ये सारे रीजंस हैं उसके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहता है इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। अब वो क्या था, वो एज के बारे में था कि मिनिमम एज सेट कर दो भाई, इससे कम में अगर कहीं पे शादियां होती पाई जा रही हैं 18 और 21 से, अगर लड़की की उम्र 18 से कम है, तो आप देखते हैं कई बार इंटरनेट पे आपको वीडियोस मिल जाती होंगी, या आप वैसे भी देखते हैं वो बाल विवाह कौन सा था, वो बालिका वधू, उसमें भी आपने देखा होगा जी कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको पता लगा यहाँ पे जो है एज, कम एज की बच्ची की शादी हो रही है, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे वो एक इलीगल एक्ट हो गया। तो वहां पे कानून सजा दे सकता है अगर पकड़ में आए तो, हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं देश भर में, बट ठीक है। इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, यानी भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, कि भाई बाल विवाह नहीं करेंगे। बाल विवाह का मतलब क्या है, अगर 18 साल से कम उम्र है लड़की की तो वो बाल विवाह हो गया, और 21 साल से कम उम्र है लड़के की तो वो बाल विवाह हो गया। ठीक, तो ये जो इसमें रिसेंटली अपडेशन है वो 2006 में हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली। अब थोड़ा सा इसमें मैंने बताया था 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैमिली वाले भी डाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, परिवार की विशेषता क्या नहीं है। हालांकि हम ये थीम अलग से करेंगे, फैमिली अपने आप में एक थीम है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगी बाद में, बट ये कर लेते हैं इन बिटवीन। देखिए, एटलीस्ट 2 डिफरेंट एडल्ट्स ऑफ डिफरेंट जेंडर लिविंग टुगेदर, यानी परिवार की विशेषता नहीं है, अलग अलग लिंग के कम से कम 2 लोग अलग वयस्क एक साथ रह रहे हैं, चलिए ठीक है, मतलब मदर फादर, फादर मदर, ठीक।
द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की जो आय है वो अलग अलग जमा की जाती है। भाई जरूरी तो नहीं है, ऐसे भी मेंबर्स हो सकते हैं जो नॉन अर्निंग हो या अर्न ही ना कर रहे हो फैमिली में, ठीक। दे यूज सेम हाउस फूड एंड परफॉर्म कॉमन सोशल एक्टिविटीज, शादी में जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, है ना, खाना खा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वॉट, ठीक। 2 अडल्ट एटलीस्ट हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं वो एक डिफरेंट बात है, 2 से ज्यादा का मतलब ये नहीं है एक व्यक्ति के 2 शादियां यानी पत्नियां हैं और एक पत्नी के मतलब एक महिला के 2 पति हैं, वो उसकी बात नहीं हो रही है। वहां दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उसका मतलब एटलीस्ट इसलिए लगाया गया है कि मिनिमम, अगर न्यूक्लियर फैमिली भी बनानी है तो मिनिमम 2 अडल्ट तो होंगे ही डिफरेंट जेंडर के। अभी जब LGBTQ की बहस चल रही थी तो इसी बात पे बात अटकी हुई थी कि जो है फिर फैमिली कैसे उसको दर्जा दिया जाए एंड ऑल, खैर वो एक डिफरेंट मामला है। आते हैं डी ऑप्शन, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी एंड चिल्ड्रन, यानी सुरक्षा और बच्चों के लिए सामान्य जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा थोड़ी है जब मम्मी कहती है तुमने बिगाड़ दिया, पापा कहेंगे तुम्हारा भी तो बच्चा है, तो क्या हुआ, कॉमन जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कहना गलत होगा कि द इनकम ऑफ ईच मेंबर डिपॉजिटेड सेपरेटली, प्रत्येक सदस्य की आय अलग अलग जमा की जाती है ना। अब कुछ लोग तो होंगे ऐसे भी जो कमाते ही ना होंगे घर में, ठीक है ना, क्लियर है बात, बहुत ही बढ़िया। चलो आते हैं आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज, डॉग फिश का निवास स्थान पूछा है। डॉग फिश क्या होती है, एक शार्क होती है बेसिकली। अब जवाब तो आपको देख के ही मिल गया होगा, है ना, एक तरह की शार्क है, डॉग शार्क भी बोल देते हैं इसको, और भी इसके कुछ नाम है ना, डॉग शार्क भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डॉग फिश सुनने में आ रहा है, डॉग फिश, तो फिश कहाँ रहेगी, छत पे नहीं, लेक पॉन्ड, सी इज द राइट आंसर, सागर में, है ना, शार्क है। और इनको डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कुत्ते जो हैं झुंड में शिकार करने जाते हैं, ऐसे ही ये भी एक झुंड बना के ग्रुप में जाती हैं, बहुत सारी डॉग फिशेस एक साथ अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या करने, पकड़ने के लिए, हंट करने के लिए। तो सी में ही हो सकता है ये भाई, नदी में, लेक में तो झुंड में जाना, वो भी शार्क का। कौन से तालाब में आपको शार्क मिली है आपके घर के आसपास, मतलब कहीं एक्सेप्शन हो गया हो तो पता नहीं, बट सी जो है इसका सही और कॉमन सेंस वाला आंसर, अगर कोई कॉमन सेंस भी यूज करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है फैमिली के ऊपर। न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, भाई जो न्यूक्लियर फैमिली है एकल परिवार, एक जॉइंट फैमिली है जहां दादा दादी चाचा चाची सब रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या है भाई, माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, हद से हद कभी ग्रैंड पेरेंट्स हुए तो हुए, नहीं तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली किसको कहेंगे, एनी फैमिली बॉर्न आफ्टर 1950, 1950 के बाद जो भी परिवार ने जन्म लिया है, नहीं। फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक बात है। एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स आ गए तो फिर वो मामला कहीं और चला जाएगा, मतलब ज्वाइंट में चला जाएगा। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ जरूरी नहीं है। जनरली जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है दैट इज के पेरेंट्स और चिल्ड्रन रह रहे हैं परिवार में, माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो हम कह सकते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा बेटर हो जाएगा, जहां पे बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोग हैं मतलब समाज का बड़ा रूप हो गया, और वहां बच्चे का सामाजिकरण, कलेश भी है और सामाजिकरण भी अच्छा है, और कई बार प्यार भी अच्छा है, अगर सब चीजें सेटल्ड हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली में सोशलाइजेशन अगर देखा जाए तो बेटर हो पाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की, तो उसके बेनिफिट्स अपने अलग हैं, ज्वाइंट के अलग हैं। इसके कॉन्स मतलब जो खराब चीजें वो अलग होंगी, उसकी खराब चीजें अलग होंगी। कोई भी एक चीज फाइनल या सही या अच्छा और बुरा इसमें नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कहा जा रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। ये आई थिंक इन्होंने पूछा था ऑफलाइन पेपर में 2018 में, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, इन्होंने अलग अलग तरीके से 50 बार पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3.5 मीटर 3 to 3.5 मीटर ऊपर ढलान वाली छतों के साथ बांस के खंभों पर बनाना पसंद करते हैं। आप आंख बंद करेंगे रात को तब भी जवाब दे देंगे कि असम की बात हो रही है। जैसे ही हाइट इन्होंने बता दी कि 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। देखिए, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। बात तो सही है, अभी हमने बात की थी। राजस्थान में ग्रामीण कंटीली झाड़ियों के छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। भाई बुशेस, थॉर्नी बुशेस वहां हैं जो झाड़ टाइप की जगहें हैं, ठीक है ना। और मड हाउसेज हैं, मिट्टी से उनको प्लास्टर किया जाता है। अभी शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे, बात तो सही है, ट्रू है ये बात, है ना। एक एक करके हमें पढ़ते जाना है और वहीं उसको
कंसिडर कर लेना है सही है कि गलत है। बी ऑप्शन है इन मनाली हिमाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, यानी मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ऑफ कोर्स बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, यानी बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये तो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा, असम की बात हो रही है यहाँ तो, है ना, बैम्बू पिलर्स पे तो नहीं बनते। इन ले 2 floor हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, यानी लेह लद्दाख की अगर बात करें तो 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए, एनसीईआरटी में क्लियरली बताया हुआ है। तो ए और सी हमें सही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन है। ए को लगा, ये ए मत लगा देना गलती से कि ए सही लगा और आपको लगा ए सही होना चाहिए, अच्छा ठीक है, तो ए मार्क नहीं कर देना है, OMR में गड़बड़ नहीं कर देनी है। ये तो यहाँ तुक्के की बात है कि ए सही था, अदरवाइज कॉम्बिनेशन बनाने में गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन अ हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज यूजिंग स्टोन्स, मड, लाइम एंड वुड। अभी मैंने आपको हिंट दिया था शुरुआत में, स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरों का, मड का यानी मिट्टी का, लाइम का और वुड का। These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roofs of the houses are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is a part of. बताइएगा, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए, जनता क्या चाहती है जवाब। देखिएगा, पहाड़ी इलाकों में यह देखा गया है कि लोगों ने अपने घरों पर पत्थर, मतलब घरों पर नहीं, घर पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके बनाए हैं। ये घर 2 मंजिल हैं, भूतल पर जानवर रखते हैं और खुद रहते हैं सेकंड फ्लोर पे या पहली मंजिल पे। तो ये बात जो है आपको पता है, ये लद्दाख के भी कॉन्सेप्ट से पूरी तरह मैच कर रही है, बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वो छत को इस्तेमाल करते हैं कुछ सुखाने के लिए। लद्दाख इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये आंसर जो है इसका जम्मू एंड कश्मीर जाता है, ठीक है ना। आंसर क्या जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसलिए नहीं आएगा, मनाली से भी ये बहुत सारी चीजें रिजेंबल करती हैं कि मड एंड लाइम वहां भी यूज होता है, वुडन का इस्तेमाल वहां भी होता है, स्टोन्स का इस्तेमाल वहां भी होता है, बट वहां कभी भी 2 फ्लोर नहीं पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी में भी और वैसे भी, कि 2 फ्लोर के घर बनाए जाते हैं, जानवर रखने के लिए 1 फ्लोर। तो ये या तो लद्दाख होगा इसका जवाब या जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लद्दाख ऑप्शन में है भी नहीं। अब ये मत कहते ना दोनों आ जाएं तो क्या होगा, दोनों आ जाएं तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उनकी, दोनों नहीं देंगे, या तो दोनों का ऑप्शन देंगे चूज करने का साथ में, कि ए एंड बी बोथ टाइप का कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे बाहर वैसे हाउस के क्वेश्चंस जाते नहीं है। मैच ईच ऑफ द लोकेशंस विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक तरफ लोकेशन यानी जगह का नाम और दूसरी तरफ वहां के घरों का नाम। अब आपको मैच करना है कौन सा सही से मैच्ड है या नहीं है। मनाली में घर कैसे होते हैं, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, यानी बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, तो ये तो आपको पता है, ये तो असम की कहानी है, तो असम ढूंढो पहले, तो पहला ही ऑप्शन असम से मैच कर दो, यानी सी का फर्स्ट हो गया। सी का फर्स्ट कहां है ऑप्शन में, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा भाई, सी का फर्स्ट खत्म हो गया क्या ऑप्शन से, सी का फर्स्ट, ओके ओके ओके, यहां है, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में सी का फर्स्ट है। तो अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब आपको पता चल गया ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी का फर्स्ट सिर्फ बी और सी में ही दिया हुआ है, और आपको 100% ये पता है कि बांस के खंभों पे जो घर हैं ऊंचे बने हुए जमीन से थोड़े उठ करके, वो सिर्फ असम में बनते हैं, ठीक। तो आप 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपको पता है स्लैंटिंग रूफ तो होंगी नहीं, कोई बारिश तो वहां होती नहीं है, बारिश होने जहां बारिश होंगी वहां तो ढलान वाली छतें बनाई जाएंगी। मड हाउस हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, यस ये कैरेक्टरिस्टिक है राजस्थान का कि कंटीली झाड़ियों के साथ जो है छत बनाई जाती है, तो बी ऑप्शन का 4th होना चाहिए सही। अब बी में 4th देख लो कहां है, बी में 4th है यहाँ, बी और सी में से चेक करना है, तो आपको बी ऑप्शन तो आप अपने आप हटा देंगे, क्यों, क्योंकि वहां बी का 5th दिया हुआ है, बी का 5th सही नहीं हो सकता, क्योंकि बी का तो 4th सही है। वुडन फ्लोर, वुडन सीलिंग, कहां, राजस्थान में, गर्मी से मर जाएंगे भाई लोग, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से वुडन सीलिंग और बनवा दो, ठीक। तो ये गड़बड़ हो गई, तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। फिर भी अगर हम मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। असम हम कर चुके हैं, राजस्थान हमने कर लिया, मनाली हम देखेंगे अभी। लद्दाख की अगर हम बात कर रहे हैं, अब हमें पता है बैम्बू पिलर्स का हो गया, राजस्थान का हो गया। लद्दाख की अगर हम बात करें यहां, तो हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स विद वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, वुडन सीलिंग यहीं पे होती है बात, मनाली में तो नहीं होती है वाली बात, ठीक है ना। मनाली में क्या है, स्लैंटिंग रूफ्स होंगी, मड और स्टोन के जो है हाउसेज, स्टोन्स का यूज करके, मड का यूज करके स्लैंटिंग रूफ्स, ढलान वाली रूफ होती है क्योंकि बारिश होती है, ठीक। तो बन गई बात, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, चलो ठीक है, कोई कह रहा है थोड़ा फास्ट करा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट,
यानी कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि कैक्टस प्लांट के बीच में जो है अपना घर बनाता है कैक्टस प्लांट। इन माय ओपिनियन द आंसर शुड बी डव, और ऑफिशियल आंसर भी यही है ना। ये कबूतर एग्जैक्टली ये गलत ट्रांसलेशन है, आप समझ गए मैं क्यों आप लोग गलती कर रहे हो। ये ट्रांसलेशन में हमारे टाइपिस्ट जी की गड़बड़ हुई है। डव पक्षी है ये, है ना। वो डव वो आता है ना सोप साबुन, उस पर भी बना हुआ आता है, देखा होगा कभी आपने एड वेड में, ठीक। तो ये डव पक्षी है, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा, हिंदी की साइड ये गड़बड़ थी। डव इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये क्या पूछा है भाई, फटाफट से देखो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन इसमें फंसाता है कई बार। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन रूरल एरियाज इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच दे आर बिल्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि जलवायु परिस्थिति के अनुसार घर बनाए जाते हैं किसी भी एरिया में। जैसी वहां की जलवायु होती है, जैसा मौसम होता है, उस हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से चीजें होती हैं। भाई गर्मी में ऐसे घर नहीं बनाएंगे जो और गर्म करें, अंदर से गर्मी और ट्रैप कर ले, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, यानी कि घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, कहां की बात हो रही है समझ गए ना। इनसाइड ऑफ द हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, घर के अंदर भी क्या है, वुड से बनाया जा रहा है, यानी लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप, स्लोप तो समझ जाओ बारिश होती ही होगी जहां भी स्लोप के साथ या स्लैंटिंग रूफ है तो, ठीक है ना, ढलान वाली छतें। अब आपको समझ आ गया ये असम के बारे में बात हो रही है, इतनी देर से हम यही चर्चा किए जा रहे हैं। तो कौन से, और हैवीली रेन भी होती है, इट रेन्स हैवीली इन दिस विलेज, कुड बी अ पार्ट ऑफ असम। कहां का पार्ट हो सकता है भाई? असम का। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आपको पता है ऐसे घर आपने देखे जहां इस तरह से बना दिए जाए 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है अब आप देख ही पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, यानी झुंड में नहीं रहता, अगर मैं कहूं तो, है ना, झुंड में नहीं रहता, ग्रुप में नहीं रहता अगर मैं कहूं तो। पहला ऑप्शन है स्पाइडर, जो है सही उत्तर है, बात ठीक है। फिर वास्प की अगर हम बात करें, ततैया, भिरड़, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके अलग अलग स्टेट में। तो ये वास्प जो है आपको पता है इनका एक प्रॉपर वो होता है नेस्ट टाइप का, उसमें आपने टच किया तो पूरा मतलब बैंड बजता है। ये पूरा ग्रुप में रहते हैं, एकदम से उड़ना शुरू करेंगे। मधुमक्खी की भी हालत यही होती है ना, पूरे ग्रुप में रहती है वो। अगर हम बात करें एंट की, तो चींटियां भी एक के पीछे एक, आपने देखा होगा, कभी भी अकेली चींटी नहीं होती, उसके दोस्त यार भी आसपास ही होते हैं। वो आपको पता ही है कि वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं स्मेल करते हुए, कुछ तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, याद होगा आपको। टर्माइट की अगर हम बात करें, दीमक आपको पता ही है, पूरे वो भी झुंड में रहती है। लेकिन जो स्पाइडर है, स्पाइडर अपने जाल में तो रहता है, लेकिन स्पाइडर आपने देखा होगा पूरा जो उसका जाल है उसमें अकेला होता है बीच में सेंटर में। तो मकड़ी जो है वो झुंड में यहां नहीं रहती, इसीलिए सही है। अगर हम देखें तो इस तरह से आप पिक्चर में भी देख पा रहे होगे, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमेन जो आप कहना चाहें। अब ये आप देख रहे हैं, ये मकड़ी का जाला है और इसमें बीच में स्पाइडर है आपका।